थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक थ्योरी है क्या? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऊष्मागतिकी का प्रथम डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी। जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच में चार्ज को क्यू से लिखते हैं, वैसे ही यहां पर हीट को क्यू से लिखते हैं। जैसे चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है, अधिक विभव से कम विभव, वैसे हीट का फ्लो अधिक टेम्परेचर से कम टेम्परेचर। चार्ज और करंट के फ्लो के लिए टेम्परेचर डिफरेंस जरूरी है, वैसे हीट के फ्लो के लिए, करंट और चार्ज के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है, वैसे हीट के फ्लो के लिए टेम्परेचर डिफरेंस जरूरी है। तो क्यू क्या है? हीट, ऊष्मा। यू क्या है? इंटरनल एनर्जी। आंतरिक ऊर्जा, डब्ल्यू वर्क। डब्ल्यू बराबर लिखेंगे अपन पी वी। पी यहां प्रेशर है, भी वॉल्यूम है, ये दाब, आयतन। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी। ध्यान रखना, जिस तरह आप यांत्रिकी में, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, नो डिस्प्लेसमेंट नो वर्क। अगर हम एक दीवार को धक्का मारते हैं और विस्थापन 0 है तो कार्य भी 0। वैसे ही यहां पर कहेंगे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क 0, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क 0। तो डी क्यू इज इक्वल टू, जो अपना फर्स्ट लॉ बना, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी। dq is equal to du plus pd। p प्रेशर, v वॉल्यूम। u इंटरनल एनर्जी, w वर्क। तो dq इज इक्वल टू du प्लस dw, और w बराबर pv। w बराबर w इज इक्वल टू pv। u जो इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी को क्या लिखेंगे अपन? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आइडियल गैस के लिए अपन पोटेंशियल एनर्जी कितना लेंगे? फॉर आइडियल गैस। आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में अपन जानेंगे नो अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल्स के बीच कोई आकर्षण नहीं है, मॉलिक्यूल्स के बीच कोई आकर्षण नहीं। और पोटेंशियल एनर्जी बनती किससे है? अट्रैक्शन से। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0।
और आपको पेपर में आइडियल गैस ही दी जाती है, तो U इज इक्वल टू कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला याद रखेंगे, 1/2 RT। तो इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड है, टेम्परेचर पर। हाइड्रोजन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी कि ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, अगर टेम्परेचर सेम है तो। H2 की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या O2 की, ध्यान रखना सेम होगी। क्यों, किस पर डिपेंड है, टेम्परेचर। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता की कोटि, अभी चर्चा करेंगे स्वतंत्रता की कोटि। तो इंटरनल एनर्जी क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी के बारे में, इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी किसका फलन है, ताप का। तो हमें टेम्परेचर बदल दिया, मतलब काइनेटिक एनर्जी बदलेगी कि इंटरनल एनर्जी बदलेगी। अगर हमने टेम्परेचर बदल दिया तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगी कि पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी, बताइए। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी पर तो डिपेंड ही नहीं है। आदर्श गैस की अपन बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पर ये डिपेंड नहीं है। टेम्परेचर बदल दिया, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बदल गई, मतलब इंटरनल एनर्जी बदल गई। अगर टेम्परेचर सेम है तो हाइड्रोजन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी कि ऑक्सीजन की, सेम टेम्परेचर सेम काइनेटिक। तो 1/2 RTM। आर क्या है यहां पर, आर जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर का नाम लिखेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर क्या है, तो आर क्या कहेंगे अपन यहां पर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर का एक यूनिट भी देंगे ना अपन, आइडियल गैस इक्वेशन समझते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का आणविक सिद्धांत, और थर्मोडायनामिक्स, दोनों हिट में और दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो बहुत सारे फॉर्मूले एक दूसरे में यूज होते हैं। आदर्श गैस समीकरण, हालांकि ये अपन कहां पढ़ते हैं, आदर्श गैस समीकरण केटीजी में, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी वही पढ़ेंगे केटीजी में। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी किसके बराबर है, अभी बात हुई थी हमारी, वर्क के बराबर, डब्ल्यू बराबर पीवी। अब बताइए पीवी का यूनिट क्या हो, पी और भी डब्ल्यू के बराबर है तो जूल हो जाएगा, तो पीवी का यूनिट दे दीजिए जूल। एन इज इक्वल टू, एन याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स, एन क्या कहेंगे, और आपको पता होगा मोल एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट में है, तो मोल का मात्रक देंगे हम, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। टी क्या है, केल्विन, टी क्या है, केल्विन। तो आर इज इक्वल टू 8.314। क्या ये वैल्यू रट ली जाए, तो हाँ ये वैल्यू रट ली, जूल पर मोल इंटू केल्विन। अगर आप कैलोरी में बात करें तो आर इज इक्वल टू देना 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, एज इट इज 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू
4.18 जूल। तो आर का यूनिट जूल पर मोल इंटू केल्विन, याद रखो विद वैल्यू, इसको याद रखना। आर का नाम क्या है? आर का नाम तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक। आर क्या है? आर का नाम क्या देंगे आप? सार्वत्रिक गैस नियतांक। सार्वत्रिक गैस नियतांक। आर को क्या कहेंगे? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आगे बढ़ना होगा। पीवी इक्वल टू एनआरटी। वर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन ml/t-2। पीवी इक्वल टू एनआरटी। इससे आप डायमेंशन देखिए, इसका डायमेंशन तो ml/t-2, ये आप याद रखेंगे। वर्क, एनर्जी, हीट, टॉर्क, कपल, कैलोरी, सबका डायमेंशन कैलोरी, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, बलागुण, और ये बलयोग, सबका डायमेंशन क्या देंगे अपन? ml/t-। नंबर का, नंबर ऑफ मोल का डायमेंशन दे पाओगे? नहीं। टेम्परेचर का डायमेंशन क्या देना? टेम्परेचर का डायमेंशन दे दोगे? थीटा। टेम्परेचर के डायमेंशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। तो यहां आर का जो डायमेंशन आया ml/t-2 थीटा माइनस ए भी। आदर्श गैस समीकरण आपको आना चाहिए, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर हम इसमें एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें, नियत तापमान, जब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, या पी, इसका नाम देना बॉयल्स। क्या नाम दोगे? बॉयल्स, बॉयल का अगर हम एट कांस्टेंट प्रेशर करें, नियत दाब पर, तो आप क्या कहोगे? बी प्रपोर्शनल टी। टी कांस्टेंट कर दी, बी प्रपोर्शनल। इसको कौन सा नियम कहेंगे? चार्ल्स लॉ। इसको क्या कहेंगे? चार्ल्स लॉ। जो आदर्श गैसें होती हैं वो ये नियमों का पालन करती है। जो इन नियमों का पालन करती है उन गैसों को नाम क्या देते हैं अपन? आइडियल गैस। चार्ल्स का नियम, बॉयल्स का नियम, एक गैलुसैक नियम होता है, जिसे प्रेशर लॉ भी कहते हैं। ये इधर लिख दिया हमने, गैलुसैक लॉ। वो क्या कहता है? एट
कांस्टेंट, एक एक बार तीनों को कांस्टेंट कर देते हैं। यहां टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, ये प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अब क्या कांस्टेंट करोगे बोलो, अब क्या कांस्टेंट करोगे? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नियत आयतन पर, नियत आयतन पर क्या कहोगे? P प्रोपोर्शनल T। देखो अगर यहां वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो क्या बनेगा? P प्रोपोर्शनल T। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो V प्रोपोर्शनल T। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो P प्रोपोर्शनल T। तो तीनों नियम बन गए। एन और आर तो कांस्टेंट है, एन और आर तो कांस्टेंट है। क्या इसको रट लिया जाए? वर्क एनर्जी, हीट और कपल कैलोरी का डायमेंशन -2 to -2, तो इसको याद करें, आगे बढ़ना होगा। और एक बात और, अगर टेम्परेचर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में वो डबल कर रहे हैं तो आपको पहले उसे कैपिटल टी को सॉल्व करने के लिए किसमें बदलोगे? केल्विन में बदलो, केल्विन। आगे बढ़े, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है किस पर आधारित है? तो आप याद रखना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इसके साथ कुछ अन्य क्वेश्चन भी लिखेंगे, जैसे आपसे पूछा जाए लेंज लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। फर्स्ट तो चार्ज पर आधारित है, चार्ज कंजर्व रहता है, ये द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली प्रमेय, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। नॉन प्रोग्रेसिव वेव, जो वेव प्रोग्रेस ना करें, आगे ना बढ़े, अप्रगामी तरंगें, या इनका एक और नाम है स्टेशनरी वेव, स्थिर तरंग, इन्हीं का नाम है। इन सबका एक ही आंसर देंगे, क्या आंसर देंगे इन सबका? बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। तो बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? कोई भी एक पूछ लेते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पर आधारित, तो आप इसका आंसर वही देंगे। लेंज लॉ किस पर आधारित है? किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट पूछा जाए तो चार्ज कंजर्वेशन, बर्नौलीज थ्योरम, एनर्जी कंजर्वेशन। इंटरफेरेंस की घटना, व्यतिकरण और अप्रगामी तरंगें, इन सबका आंसर एक ही लगाएंगे, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। आगे बढ़ना होगा।
अगर अपन किसी सिस्टम को हीट देंगे, यदि कोई सिस्टम हमने बना दिया, अगर हम इसको हीट देंगे तो क्यू कैसा लेंगे? पॉजिटिव। अगर हम किसी सिस्टम से हीट लेंगे तो क्यू नेगेटिव। अगर हम किसी सिस्टम पर वर्क करेंगे तो वर्क पॉजिटिव, वर्क नेगेटिव, और सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाएगा तो पॉजिटिव। एक बात याद रखना, जनरली होता क्या है, अपन सिस्टम को हीट देते हैं और सिस्टम वर्क करेगा। अपन सिस्टम को हीट देते हैं और वर्क कौन करेगा? सिस्टम। जैसे हमने सिस्टम को हीट दी, हीट गिवन टू द सिस्टम, निकाय को दी गई ऊष्मा, बोलो कैसी लोगे? अपन निकाय को दे रहे हैं, निकाय को दी गई ऊष्मा, हीट गिवन टू द सिस्टम, तो क्यू पॉजिटिव। और निकाय को आपने ऊष्मा दे दी, सिस्टम मतलब गैस, निकाय मतलब गैस। अब सिस्टम को हीट दे दी, अब सिस्टम क्या करेगा? वर्क करेगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो निकाय द्वारा किया गया कार्य। केमिस्ट्री में ध्यान रखना थोड़ा उल्टा है, क्योंकि वहां लॉ में भी प्लस की जगह क्या है? माइनस। डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू की जगह है डी क्यू बराबर डी यू माइनस डी डब्ल्यू। लेकिन आप तो फिजिक्स के लॉ से चले। निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू, वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसे याद रखना, बी पॉजिटिव, बी वर्क डन, वाई शब्द है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन में क्या शब्द छुपा है? नेगेटिव। निकाय पर किया गया कार्य, निकाय पर किया गया कार्य डब्ल्यू नेगेटिव। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा हो, if टेम्परेचर इंक्रीजेस, यदि तापक्रम बढ़ता है, यदि तापक्रम बढ़ता है, यू पॉजिटिव। if टेम्परेचर डिक्रीजेस, यदि तापक्रम घटता है, यदि तापक्रम घटता है, यू नेगेटिव। आगे बढ़ना होगा। हाँ सिस्टर्स, ये हमने ऐसा लिखा है इसलिए नहीं है, जो सिस्टम रिलीज करेगा वो हीट है, तो निकाय द्वारा दी गई इसमें, ठीक है, हीट गिवन बाय द सिस्टम। वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बाई दोनों की बाई से कंफ्यूज होगा, इसलिए हमने लिखा ही। जनरली क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा? सिस्टम को हम हीट देंगे और सिस्टम वर्क करेगा। आगे बढ़ना होगा। जैसे एक एग्जांपल समझे, आपको दिया है हीट गिवन टू द सिस्टम, निकाय को दी गई ऊष्मा, निकाय को दी गई ऊष्मा इज इक्वल टू 400 जूल, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा इतनी हीट दी तो इतना कार्य किया, निकाय द्वारा
किया गया कार्य 280 जूल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कैलकुलेट करना है। तो dq इज इक्वल टू du प्लस dw। कितनी हीट दे रहे हो सिस्टम को बताइए। सिस्टम को हीट दी है 400 जूल। बताइए कैसी लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम को हीट दी जा रही है। अब सिस्टम वर्क कितना कर रहा है, 280। तो 400 में से 280 का तो वर्क हो गया। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी आई, पर यूनिट एक जैसे करना। अगर वो कैलोरी में दे तो सबको भी कैलोरी में, अगर जूल में दे तो सब जूल में। तो कितना आया, 120। अगर वो इसी में वर्क डन ऑन द सिस्टम कह देता तो आप ये नेगेटिव लेते। आगे बढ़ना। अगर हम आइसोथर्मल सिस्टम की बात करें, समतापी आइसोथर्मल सिस्टम, समतापी प्रक्रिया। अब क्वेश्चन में कहीं पर भी आइसोथर्मल वर्ड आ जाए तो पहली बात, कोई टेम्परेचर नहीं बदल सकता। कभी कभी वो आपको कंफ्यूज करने के लिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन देंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, कभी कभी आइसोथर्मल कंप्रेशन देंगे। समतापी, क्या लिखा है शब्द, समतापी प्रसार, ये समतापी संपीड़न, तो चाहे प्रसार हो रहा है चाहे संपीड़न हो रहा है। अपन जनरली सोचते हैं कि भाई जैसे ट्यूब से हवा निकली वो ठंडी हो जाएगी, यानी प्रसार हुआ तो ठंडी हो गई, तो अपन सोचते हैं टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। अरे वो आइसोथर्मल का एग्जाम्पल नहीं है। जब बात आइसोथर्मल कह दी, समतापी, वो आगे पढ़ेंगे अपने एडियाबैटिक का एग्जाम्पल, ये वर्ड में ध्यान देना। तो आप क्या कहेंगे, टेम्परेचर कोई बदल नहीं सकता। तो चाहे समतापी प्रसार हो चाहे समतापी संपीड़न हो, टेम्परेचर क्या कहेंगे आप, कांस्टेंट, तापक्रम नियम। और आपको क्वेश्चन में वो आइडियल गैस तो देते ही है, आइडियल गैस दे देते हैं। क्या दे देंगे, क्या होगा कहीं ना कहीं, आदर्श गैस। अगर आदर्श गैस शब्द दिया है तो आप टेम्परेचर के साथ साथ क्या कर दोगे, टेम्परेचर कहां आता है, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। और टेम्परेचर बताइए कहां आता है, काइनेटिक एनर्जी में। अब आप बताइए कि आपको आइडियल गैस दिए, आइसोथर्मल सिस्टम भी दिया है, आइसोथर्मल में एक्सपेंशन दिया है या कंप्रेशन दिया है, बताइए इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट। कभी पूछेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट। कभी सिंपल पूछ लेंगे टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। तो शब्द आइसोथर्मल आ जाए तो चाहे टेम्परेचर कांस्टेंट दे दे, चाहे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट दे दे, चाहे इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट दे दे, गतिज ऊर्जा नियत दे दे, तापक्रम नियत दे दे, आंतरिक ऊर्जा नियत दे दे, एक ही बात है। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तो होती है।
आगे बढ़ना होगा। तो आइसोथर्मल सिस्टम का मतलब क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल में समतापी में आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कह दिया, बताइए टी कांस्टेंट है तो dt कितना है? 0। टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हुआ? u कांस्टेंट है तो डिफरेंस ऑफ u कितना हुआ? तो कभी कभी वो पूछते हैं इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन 0। अब अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अभी आपने पढ़ा था dq इज इक्वल टू du प्लस du को 0 रख दो, क्या आया? हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन, और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। तो इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस देंगे वो, आदर्श गैस देंगे, आंतरिक ऊर्जा क्या आंसर दे देंगे? नहीं यार, ये एक एक बात कई बार इसलिए बताया जा रहा है जिससे आपको याद रहे। कांस्टेंट नियम, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट और हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन। तो ऑप्शन में बोथ आएगा तो बोथ आंसर टिक कर दो। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है, और ऐसा भी दे सकते हैं हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन। निकाय को दी गई ऊष्मा, निकाय को दी गई ऊष्मा किसके बराबर है? इज इक्वल टू जितनी हीट दोगे उतना ही होगा वर्क डन। वर्क डन गिवन वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द, वर्क डन बाय द सिस्टम निकाय द्वारा किया गया था, निकाय द्वारा किया गया था। तो यहां पर फर्स्ट लॉ केवल इतना ही रहेगा। समतापी प्रक्रिया में तो लॉ कौन सा लागू होगा? यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स क्या है? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वो पी और वी के बीच ग्राफ पूछे, पी और 1/v के बीच ग्राफ पूछे तो प्रोपोर्शनल है, ऑरिजिन से पास होने वाली सीधी लाइन। लेकिन P और V के बीच पूछा, ये इनवर्सली है, इनवर्सली का ग्राफ कैसे आएगा? ये देखिए, प्रेशर कम होता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता है। और इसको बताइए क्या करोगे अगर हमने ऐसे बनाया तो? प्रसार, इसको क्या कहेंगे? प्रसार। अगर हमने ऐसे बनाया तो कंप्रेशन, दाब बढ़ा, वॉल्यूम कम हो रहा है। ये एक्सपेंशन, ये कंप्रेशन। आगे बढ़ना होगा। अगर हम इसमें स्पेसिफिक हीट की बात करें, वही आइसोथर्मल सिस्टम चल रहा है, स्पेसिफिक हीट की बात करें, स्पेसिफिक हीट की बात करें विशिष्ट ऊष्मा की,
स्पेसिफिक हीट को हम एस से लिख रहे हैं, कई लोग सी से भी लिखते हैं। इनफाइनाइट। और आप इसको ध्यान से देखना, आइसो, क्या आपको एस में इनफाइनाइट नजर आ रहा है? देखिए आपको एस में कितना नजर आ रहा है? इनफाइनाइट। तो आइसोथर्मल सिस्टम में एस में इनफाइनाइट नजर आ रहा है, स्पेसिफिक इनफाइनाइट। आइसो बोले, आइसो के साथ एक और वर्ड याद रखना, स्लो। ये कैसा सिस्टम है? तो आइसोथर्मल सिस्टम कैसा? एस इनफाइनाइट। अगर हम देखना चाहें एस इनफाइनाइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस इनफाइनाइट? एक फॉर्मूला पढ़ते हैं आप, Q इज इक्वल टू एम एस टी। Q इज इक्वल टू, इसको याद, dQ इज इक्वल टू क्या कहेंगे? एम एस डी टी। dQ इज इक्वल टू एम एस डी टी। यहां से हम S बराबर निकालना चाहें तो dQ अपॉन एम डी टी। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना है? dt इज इक्वल टू कितना है? 0। आइसोथर्मल में dt कितना है? 0। S बराबर dQ बटे 0 इनफाइनाइट। तो आइसोथर्मल में स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? इनफाइनाइट। स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट का मतलब यह है कि आप कितनी भी हीट दो, टेम्परेचर नहीं बदल रहा है। तो यहां पर हीट का काम क्या है? टेम्परेचर बदलना कि वर्क करना? वर्क करना। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी लिया और 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम ली, हमें हीट देनी पड़ रही है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी से उबलता हुआ पानी, बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोलता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम है। टेम्परेचर नहीं बदला, लेकिन हीट तो देनी पड़ी ना। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? आइसोथर्मल सिस्टम का। ऐसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी, क्या हीट देनी पड़ी? देनी पड़ी। लेकिन इस हीट ने टेम्परेचर को बदला क्या? नहीं बदला। तो हीट गई कहां? तो स्टेट चेंज करने में। ऐसी हीट का नाम क्या देते हैं? लेटेंट हीट, छुपी हुई ऊष्मा, हिडन हीट। तो हिडन हीट का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी, हीट दी तो ये हीट कहां गई? टेम्परेचर तो बदलाव नहीं किया। तो क्या बदलाव किया? स्टेट बदला, अवस्था बदला, स्टेट बदली। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ सॉलिड स्टेट है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी क्या हो गया? लिक्विड स्टेट, मेटल मेल्ट हो गया, इसको मेल्टिंग हो गया ना, पिघल गया। आगे बढ़े तो आइसोथर्मल में क्या नहीं बदलने देंगे? टेम्परेचर। क्या हीट बदल रही है? हीट तो बदल रही, हीट दे रहे हैं पूरा। तो इसका जो बर्तन लेंगे, कंटेनर, उसकी वॉल कैसी होंगी? कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग? तो याद रखना कंडक्टिंग, क्योंकि हीट आ जा सकती है। तो इसमें अपन किसका ध्यान रखेंगे? वॉल कैसी लेंगे? कंडक्टिंग। जो कंटेनर लेंगे उसकी वॉल कैसी होगी? कंडक्टिंग, चालक। आप तो याद रखना चालक। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आइसोथर्मल में जो बर्तन लिया जाएगा वो कैसा लिया जाएगा? तो 3 इंसुलेटर देंगे, 1 कंडक्टर देंगे, वो तो अलग दिख जाएगा, अलग टिक कर देंगे। अब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है, समझे? अगर हम इसका डिफरेंशियल करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ द सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू 0। यहां से डीपी अपॉन डीवी माइनस पी अपॉन, इसको क्या कहेंगे? स्लो। जो पीवी इंडिकेटर डायग्राम बनाया ना अपन ने, उसको पीवी इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। तो जो दाब और आयतन के बीच ग्राफ बनाया था, उसकी स्लोप आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं भाई। जैसे ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है,
ये हमने ग्राफ बनाया, तो स्लोप कैसे निकालते हैं? टेन थीटा लिखते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 dy ओवर dx, तो वो स्लोप होती है। तो ये वो कितनी आ गई? माइनस पी अपॉन। एक और शब्द पूछा जाता है इसमें, समतापी प्रत्यास्थ। समतापी प्रत्यास्था, आइसोथर्मल, इसमें एक वर्ड आ रहा है पी, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। समताप पी के बराबर आएंगे, कितना लिखेंगे? पी। तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी किसके बराबर आ गई? प्रेशर। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी समताप पी के बराबर आएगा। क्या आपको नॉर्मल प्रेशर का पता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1.013 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कह देते हैं। एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब, एक वायु 1 एटमॉस्फेरिक। तो समतापी प्रत्यास्था किसके बराबर है? दाब की। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी किसके बराबर है? प्रेशर। कभी कभी आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये इलास्टिसिटी का डायमेंशन किसके बराबर? प्रेशर। प्रत्यास्था गुणांक का मात्र यूनिट किसके बराबर होता है? प्रेशर। आगे बढ़ना होगा। अगर हम कंडक्टिंग बॉल को, एक इंग्लिश में इसका थर्मोडायनेमिक्स में बढ़िया शब्द है डाइएथर्मिक, और एक होती है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मतलब इंसुलेटिंग, ना हीट जाएगी ना एडियाबैटिक। ये दोनों सिस्टम में बड़ी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। रुद्धोष्म पर याद रखना, ऐसे शब्द आ रहा है रुद्धोष्म, ऊष्मा, रुद्धोष्मा याद रखना। हीट कांस्टेंट, ऊष्मा हीट को हमने क्यू से लिखा है, क्यू कांस्टेंट। क्यू कांस्टेंट, तो बताइए डी क्यू कितना होगा? डिफरेंस ऑफ क्यू 0। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, डी क्यू की जगह 0 रख दो, कैसा बन जाएगा? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बराबर माइनस डी? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं? दोनों का मतलब क्या है समझिए। ये बता रहा है कि आप वर्क डन, डब्ल्यू पॉजिटिव है। डब्ल्यू पॉजिटिव मतलब कौन वर्क कर रहा है यहां पर? वर्क डन बाय द सिस्टम। कौन वर्क कर रहा है? सिस्टम मतलब गैस। डब्ल्यू पॉजिटिव मतलब निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा कार्य। केवल इतना लिख देते, निकाय द्वारा कार्य किया गया, तो भाई निकाय द्वारा। अगर गैस वर्क करेगी, माइनस क्यू क्या कहता है? माइनस क्यू क्या कहता है? अगर गैस वर्क करेगी तो माइनस क्यू क्या कहता है? टेम्परेचर फॉल होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा? टेम्परेचर फॉल, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। यहां पर अपन क्या कह सकते हैं? टेम्परेचर
डिक्रीजेज, टेम्परेचर डिक्रीजेज, तापक्रम घटता है, तापक्रम घटता। क्या हम इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज बोल सकते हैं? बोलो, क्या हम इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज बोल सकते हैं? इसी बात को अपन ऐसे भी तो बोल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज। आंतरिक ऊर्जा के लिए बोल सकते हैं। कब? अगर ऐसी स्थिति है। अब इसका मतलब समझिए, अगर गैस वर्क कर रही है तो टेम्परेचर गिर जाए। गैस कब वर्क कर रही है? जैसे ट्यूब से हवा निकली, ट्यूब से हवा निकली यानी बस्टिंग ऑफ टायर, टायर का पंचर होना, टायर का फटना। इसे आप, टायर जब फटेगा, बस्ट होगा तो हवा निकलेगी। वर्क कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं कि गैस कर रहे हैं? गैस कर रही है। और आप देखेंगे वो हवा कैसी हो जाएगी? ठंडी। और इसको आप प्रसार बोलेंगे कि कंप्रेशन बोलेंगे, एक्सपेंशन बोलेंगे। मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं 1 + x की पावर n 1 + nx + n - 1 फैक्टोरियल टू x स्क्वायर। जो अपन क्या कर रहे हैं? एक्सपेंशन कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, मतलब उसको फैला रहे हैं। जो हवा बलून के अंदर, छोटे से बलून के अंदर थी, छोटे से ट्यूब के अंदर थी, वो हवा चारों तरफ फैल गई। इसको क्या कहते हैं? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रुद्धोष्म प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार। तो टायर का फटना हुआ रुद्धोष्म प्रसार में टेम्परेचर फॉल करता है, यानी हवा कैसी हो जाएगी? ठंडी। जो हवा निकलेगी, नोट्स बनाते हैं, जो हवा निकलेगी वो कैसी हो जाएगी? ठंडी। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो हवा निकलेगी वो कैसी होगी? ठंडी होगी। आगे बढ़ना होगा। अब देखिए, दूसरा पढ़ा था अपन ने -dw। ये क्या कह रहा है? वर्क डन ऑन द सिस्टम, निकाय पर किया गया कार्य। जब निकाय पर कार्य होगा तो वो टेम्परेचर बढ़ेगा, यू पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी जब निकाय पर कार्य करोगे, तुम बलून में हवा भरो, ट्यूब में हवा भरो, जो भरने वाली हवा है वो कैसी होगी? गर्म टेम्परेचर। और जो निकलेगी हवा वो कैसी होगी? ठंडी। बलून की हवा निकाल के देखना, वो कैसी निकलेगी? ठंडी। ट्यूब की हवा निकालना, कैसी निकलेगी? ठंडी। तो ये कंसेप्ट है। आप डायरेक्ट रट ले एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो 4 शब्द पेपर में बहुत लिखे मिलेंगे। 4 शब्द कौन कौन से लिखे मिलेंगे? देखो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो रुद्धोष्म प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, रुद्धोष्म संपीड़न, समतापी प्रसार, समतापी संपीड़न। मतलब समझे सबका? पेपर में आता है टेम्परेचर का क्या होगा, इंटरनल एनर्जी का क्या होगा। जो टेम्परेचर का होगा वही इंटरनल एनर्जी का होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। आंतरिक ऊर्जा ताप का ही फलन है। इसमें आपको 2 आंसर में से कोई भी एक आंसर मिलेगा।
टेम्परेचर डिक्रीजेज, कूलिंग इफेक्ट आएगा, तापक्रम घटता है। और अगर ऐसा नहीं देंगे तो टेम्परेचर की जगह क्या दे सकते हैं, इंटरनल एनर्जी, एक ही बात। इसमें दोनों क्या कहोगे, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, बोलो बोलो, डिक्रीजेज क्या है, नहीं डिक्रीजेज तो करोगे, कंप्रेसर है ना, इंक्रीजेज, बढ़ता है। इसमें क्या कहोगे, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी क्या कहोगे, कांस्टेंट। जब तापक्रम ही नहीं बदल रहा तो इंटरनल एनर्जी कैसे बदलेगी। तो ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक अपन लोगों ने वर्क डन नहीं लिखा, वर्क डन इन आइसोथर्मल सिस्टम, चलो अभी लिखा देंगे। वर्क डन इन आइसोथर्मल लिखा दो। एडियाबैटिक सिस्टम में अगर एस की बात हो, एस याद रखना जी, विशिष्ट ऊष्मा कैसी आ रही है, देखो इसमें आधे शब्द बहुत आ रहे हैं, शून्य में भी आधा शब्द आता है, तो एस कितना आ रहा है जी। सॉल्व कैसे करेंगे, क्यू बराबर एम एस टी, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डी क्यू बराबर एम एस डी टी, डी क्यू बराबर, यहां पर डी क्यू कितना है बोलो, क्यू कांस्टेंट है तो डी क्यू, डी क्यू जीरो, यहां रख दोगे तो एस कितना आएगा बोलो, जीरो। और वहां पर आपने जब बात आइसोथर्मल में की थी तो एस कितना आया था, वो स्लो था, ये सडन है, ये कैसा है, सडन, अचानक से, फास्ट, तेजी से। और आइसोथर्मल कैसा था, स्लो। वहां आपने देखा था पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहां एक नहीं पढ़ेंगे, तीन तीन पढ़ेंगे। पीवी वहां पढ़ा था, पीवी कांस्टेंट, यहां पीवी लिखना, यहां गामा लिखना, क्या लिखोगे, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट। और इससे दो और बनाएंगे, सुने, पीवी की पावर गामा माइनस वन, टी की पावर गामा, एक बात ध्यान रखना, एक गामा प्लस है, एक गामा माइनस, एक गामा प्लस, एक गामा माइनस, तो यह तीनों याद रखना। क्या एक रिजल्ट से अन्य रिजल्ट बना नहीं सकते, तो देखिए अपन क्या जानते हैं, सुने, P इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन V जानते हैं, अरे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब रखिए, देखिए पी की जगह इधर समझना, एनआरटी अपॉन V रख ले, तो एनआर तो कांस्टेंट है, टी अपॉन V जा रहा है, तो V ऊपर भी है, तो क्या बन गया, टी वी की पावर गामा माइनस वन बन गया। अगर हम V इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन P रखें, B की जगह एनआर, B की जगह एनआरटी अपॉन P रखो, अब देखिए P की पावर वन, P की पावर गामा, P की पावर वन माइनस गामा कह सकते हो, P की पावर गामा बन गया। ये भी बनाई दो, P की जगह रख दो
एनआरटी अपॉन भी क्या बन गया, टी बी की पावर गामा माइनस। क्या एज ए रिजल्ट याद करें? हाँ, डबल टिक का मतलब ही है कि आपको एज ए रिजल्ट याद करना। आगे बढ़ता हूँ। ये गामा कितना होता है तो याद रखना, गामा इक्वल टू सीपी अपॉन सीबी। गामा क्या याद रखेंगे? ए फाइव अपॉन ए थीटा 1+2 अपॉन। क्या गामा का फॉर्मूला रख दिया जाए? हाँ, ये सीपीसीबी क्या है? तो सीपी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। सीवी क्या है? सीवी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है। स्वतंत्रता की कोटि। ई थीटा क्या है? ई फाई क्या है? ई थीटा तो आप जानते ही हैं, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। ई फाई 1+2। ये एज ए रिजल्ट आपको याद करना ही है। और देखो, गामा में 1+ है तो गामा की वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 1+। कभी भी गामा की वैल्यू पूछते हैं और 1 से कम दे नहीं होगी। ये ई थीटा का नाम लिखेंगे आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। समतापी, अभी इसके बारे में बात हुई थी, कितनी होती है? समतापी पी के बराबर। कितनी होती है? समतापी पी के बराबर। अगर गामा बराबर ई फाइव बटे ई थीटा है, ई थीटा की वैल्यू पी लिख दीजिए। बोल दीजिए ई फाइव कितना आ गया? गामा पी। ई फाइव कितना आ गया? ई फाइव का नाम क्या है? एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। एडियाबैटिक फॉर्मूले में गामा आ रहा है। सभी फॉर्मूलों में क्या आ रहा है? गामा। रुद्धोष्म प्रत्यास्थ। तो समतापी प्रत्यास्थता कितनी थी? पी। रुद्धोष्म प्रत्यास्थता क्या है? गामा पी। एडियाबैटिक इलास्टिसिटी क्या है? गामा पी। जिन पे डबल टिक किया गया है उनको याद करना। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी समता पी के बराबर, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी गामा पी। एडियाबैटिक में अपन कंडक्टर कैसा लेंगे? एडियाबैटिक में अपन जो कंडक्टर लेंगे वो कैसा लेंगे? इंसुलेटर। एडियाबैटिक में कंडक्टर कैसा लेंगे? इंसुलेटर। नहीं लिखा कहीं तो इसमें ध्यान रखना, कंडक्टर कैसा लेंगे? इंसुलेटर, मतलब कुचालक। अरे, क्या हीट सिस्टम में आ सकती है? ना आ सकती है ना जा सकती है, तो हीट कांस्टेंट है। कहीं पर भी लिख ले, पॉइंट आना चाहिए था।
एडियाबेटिक सिस्टम में एस कितना होता है वो पूछा। बात मोनो एटॉमिक गैस की करें, एक परमाणु गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस। आपको पता होगा 3D मोशन क्या होता है, 3 डायमेंशनल मोशन। यदि पतंग का मोशन आपको दिख रहा है 3D मोशन, एक्स वाई और जेड अक्ष तीनों शामिल, तीनों बदलती। लेकिन यहां पर गैस के मॉलिक्यूल का भी मोशन है, वो भी 3D है। एक विजिबल है, एक इनविजिबल है। पतंग का मोशन आपको दिख रहा है, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल का मोशन नहीं दिख रहा, वो भी 3D है। अब एक्स अक्ष पर भी चल रहे हैं, वाई अक्ष पर और जेड अक्ष पर। अब इसके पास कितने एटम है? एक। क्या हम इसको मोनो एटॉमिक बोलेंगे? क्या ये भी मोनो एटॉमिक है? क्या ये भी मोनो एटॉमिक? एक ही एटम है, एच और ये अलग अलग नहीं है, ये लिया एक। तो ये 3, और ये कौन से मोशन के कारण है? ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी समझते हैं? स्थानांतरी गति। स्थानांतरित तो एक ही एटम है, वो सीधे सीधे ही जाएगा, या रेखी गति। ये किसके कारण है? लीनियर मोशन। अब बताइए गामा कितना आएगा इसके लिए? 1+2/f। एफ की वैल्यू रख दीजिए, कितना बोलोगे? 5/3। बात डायएटॉमिक की जाए, डायएटॉमिक की। डायएटॉमिक 2 जोड़ दो, क्या ये डायएटॉमिक गैस है? तो एफ कितना बोलोगे? 3+2। 3 तो ट्रांसलेटरी के कारण है, और 2 रोटेशन, घूर्णन। और देखो, जब एटम बढ़ गया, ये मॉलिक्यूल बन गए, यानी इसके पास 2 एटम है। तो जब 2 एटम हो जाएंगे, 2 एटम, तो वो अपनी एक्सिस पर घूम भी सकता है, एक अकेला तो घूम नहीं सकता। तो इसमें 3 तो ट्रांसलेटरी है, 2 रोटेशन, 2 वो एक्स्ट्रा किसकी रोटेशन। हाँ, अगर इसमें कभी कभी वो वाइब्रेशन शब्द यूज करे, कंपन, तो जब एटम बड़ा हो गया, मतलब एटम 2 बन गए, तो वो वाइब्रेट भी हो सकता है। तो वाइब्रेट कहा जाए तो एक वाइब्रेशन का भी जोड़ देना। बात अगर ट्राइएटॉमिक की करें अपन, त्रिपरमाणु गैस की, 3 जोड़ दो, ट्राइएटॉमिक गैस, त्रिपरमाणु गैस, 3 जोड़ दीजिए। और इसमें अगर वाइब्रेशन हो, कंपन, तो उसका एक और आ गया, तो कितना आ गया? 6। तो गामा इज इक्वल टू 1+2/f। और किनमें वाइब्रेशन होगा, किनमें नहीं होगा, ये भी लीनियर और नॉन लीनियर का चक्कर रहता है। जैसे N2O है, H2O है, ये लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता, एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो उसके लिए अपन बताते हैं किसके लिए 6 है, किसके लिए 7 है। कुछ नहीं कहा जाए तो अपन कितना मानेंगे? 6। 4/3 1 तो गामा की वैल्यू कैलकुलेट करना सीख गए। गामा इज इक्वल टू 1+2/f। कभी कभी यहां से वो एफ की वैल्यू पूछ लेते हैं, तो 2/f इज इक्वल टू गामा -1, तो एफ इज इक्वल टू 2/गामा माइनस
एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे जैसे एटम बढ़ते जाएंगे फ्रीडम बढ़ती जाएगी, गामा कम होता जाएगा। जैसे जैसे एटम बढ़ते जाएंगे फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि बढ़ती जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और गामा की वैल्यू कम होती जाएगी। स्लो ढाल प्रवणता डीपी अपॉन डीवी माइनस गामा पी अपॉन स्लो क्लियर। वर्क डन लिखेंगे कहा। अभी आपने इसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी यू तो जीरो है, तो कहीं से अगर हमें डी यू का फॉर्मूला मालूम है तो उसका केवल माइनस कर देना। डी यू का फॉर्मूला माइनस कर देना। डी यू का फॉर्मूला होता है, अभी आपने देखा था 1/2 आर टी एफ। अगर हम डी यू कहें 1/2, इसकी जगह एफ की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? एफ की वैल्यू लाए थे आर अपॉन गामा माइनस 1, अभी आया था 2/(Γ-1) था। एफ की वैल्यू रख दीजिए आर, dt की जगह dt 2/(Γ-1), और n मोल की बात हो तो n यहां सब यूज कर देंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा एन आर, हम यहां लिखेंगे डी यू का फॉर्मूला माइनस एन आर अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस टी। तो ये इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बना, ये वाला, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करना। तो नया फॉर्मूला क्या बना? एन आर, यहां गामा माइनस 1 करना, यहां T1 माइनस टी। फिर से समझ, आप ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, डी यू बराबर एन आर अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। ठीक है, ये डी यू का फॉर्मूला। तो डी क्यू डी डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। डी डब्ल्यू का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? इसका उल्टा। माने इसमें T2 माइनस T1 है या T1। कई बार वो T2 माइनस T1 यहां लिख देता है, लेकिन गामा माइनस 1 को 1 माइनस गामा लिख देता है। तो आपको तो एक चीज याद रखनी है, डी यू का फॉर्मूला रख लेना है और इसमें ही माइनस जोड़ देना है, माइनस का मल्टीप्लाई कर देना। तो वर्क डन इन एडियाबैटिक सिस्टम। तो वर्क डन का फॉर्मूला रखना है क्या? नहीं, हम इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला रखेंगे, उसमें ही माइनस रख देंगे। क्या इंटरनल एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला काम नहीं आएगा? 1/2 RTF, 1/2 RTF, ये वही है, ये एफ की वैल्यू रख, और यू के फॉर्मूले में माइनस कर दोगे तो एडियाबैटिक में वर्क डन। क्या हम आइसोथर्मल में भी वर्क डन बता पाएंगे? आइसोथर्मल में भी वर्क डन बता पाएंगे। वर्क डन इन आइसोथर्मल सिस्टम। वर्क डन इन आइसोथर्मल सिस्टम, समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य, वर्क डन
इन आइसोथर्मल सिस्टम nRT क्या आप ये बात जानते हैं लॉग ई बेस को लॉग एन बेस भी लिखते हैं, ln भी लिखते हैं, लॉग ई V2/V1 तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ln। क्या हम आइसोथर्मल में ये भी जानते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी P1/P2 V2/V1, तो W बराबर क्या आप ई बेस को 10 बेस में कन्वर्ट करना जानते हैं? 2.303 का मल्टीप्लाई कर दो लॉग 10 में कन्वर्ट, अरे RT तो लिखना भूल गए, टू 2.303 RT बोल दिए तो एनो लिख देना, लॉग 10 बेस V2 तो ई बेस को 10 बेस में बदलना अपन जान। क्या लॉग ई बेस 2 की वैल्यू जानते हैं? 0.693 हाफ लाइट में बताया होगा हमने, और लॉग 10 बेस 2 की वैल्यू 0.30